वेलकम टू द उर्दू तेज। तो मेरा नाम है बशीर और आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग जान पहचान के जो हमारा चैप्टर है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है काठ का गोरा, ये चैप्टर को आज हम लोग फुल्ली तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो ये आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या होने वाला है, तो इस चैप्टर के जो राइटर है ना रतन सिंह, और रतन सिंह है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है क्योंकि जो 6 इंपॉर्टेंट राइटर है ना उसमें शायद रतन सिंह का भी एक नाम है। तो रतन सिंह बहुत ही ज्यादा मतलब एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा जा सकता है रतन सिंह से। तो उसमें है मिर्जा गालिब है, रतन सिंह है और भी बहुत सारे। तुम कोर्स वाला सिलेबस वाली वीडियो देखे हो ना 2024 में जिन लोगों का भी एग्जाम है, हाँ तो रतन सिंह का बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख लेना। अभी तो 5-6 पॉइंट में जो लेके आया हूँ और इन फ्यूचर अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं रतन सिंह के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे तो मतलब ऐसा होगा कि तुम्हें याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें कहानी की तरह सारा स्टोरी सुना दूंगा। तो स्टोरी अगर तुम्हें पता रहती है ना तो तुम बहुत कुछ अपने से लंबा लिख सकते हो। तो चलो सेकंड हम लोग काठ का गोरा और इसका खुलासा भी देख लेंगे, तो मतलब कहीं इस चैप्टर का डायरेक्ट खुलासा लिखने को आ जाए तो चलो इसका खुलासा भी अच्छे से देखना और इसमें जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो सब कर लेंगे। इसी के साथ कुछ अल्फाज और जुमले मतलब कुछ वर्ड्स से हम लोग जुमला मतलब पूरा सेंटेंस बनाने वाला कुछ ऐसा करेंगे और एंड में हम लोग कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जिसका आंसर तो तुम इजीली दे पाओगे, बट तुम अगर चैप्टर नहीं सही से सुने रहोगे तो तुम उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो एंड में अगर तुम एमसीक्यू का सारे आंसर सही दे लेते हो तो तुम्हें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि तुम्हारा हाँ आंसर सही दे लिया, तो अब ये चैप्टर मेरे मतलब तुम इस चैप्टर से मुतमईन रहोगे कि हाँ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलो हम लोग इसी के साथ रतन सिंह के बारे में जानते हैं। ये जो पंजाबी टाइप है रतन सिंह, इनका बॉर्न हुआ था 1927 में ये बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ अभी कुछ ईयर पहले 2021 में इनकी डेथ हुई थी। मतलब रतन सिंह का बॉर्न 1927 में हुआ था, ये बुक में नहीं दिया होता लेकिन इसको तुम अगर विकिपीडिया पे जाकर पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो रतन सिंह के बारे में जो बुक मिलेगा उसे आज हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। रतन सिंह कस्बा दाऊद तहसील नारवल जिला सियालकोट में पैदा हुआ, यानी सियालकोट कहाँ था? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में पैदा हुए, मतलब 1927 में बॉर्न हुए थे, उस टाइम तो पूरा इंडिया था ना। हाँ तो 1927 में सियालकोट में पैदा हुए। एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तालीम पाई, जो मतलब मकामी स्कूल था, एक अच्छा स्कूल था रेफरेटिव, तो वहाँ स्कूल मैट्रिक की तालीम हासिल पाई। उसके बाद तकसीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए, मतलब 1947 के पार्टीशन के बाद ये इंडिया आ गए, मतलब पाकिस्तान ही नहीं रहे तो इंडिया आ गए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हो गए। मतलब 1962 में रेडियो प्रोग्राम मतलब कि बहुत बड़ा चीज होता था उस टाइम। तो 96 ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हो गए, मतलब उनको पोस्ट वहां का जॉब मिल गया। अपनी मुलाजमत के दौरान मतलब अपनी नौकरी के दौरान अपनी मुलाजमत के दौरान इन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया। मतलब इनका जो ट्रांसफर होता है ना, कुछ ट्रांसफरेबल जॉब होता है, तो हाँ इनका लखनऊ, जबलपुर, श्रीनगर वगैरह में इन लोग ये जा के जॉब किया अपना। उसके बाद इन्हीं शुरू से अफसाना निगारी का शौक था। अफसाना निगारी जो होता है ना शेर टाइप का, जो अफसाना निगारी का शौक था। तालिब इल्मी के दौर में ही कहानियां लिखने लगे, मतलब जब स्टूडेंट थे तभी ये स्टोरी वगैरह लिखने लगे। बतौर अफसाना निगारान इनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। मतलब अफसाना निगारी जो स्टोरी राइटर हुआ ना, इनका मतलब बहुत जल्दी है अर्ली एज में ये सक्सेस हासिल कर लिए थे। पहली आवाज, पिंजरे का आदमी, काठ का गोरा, ये जो काठ का गोरा ये तो आज हम लोग पढ़ेंगे ना, काठ का गोरा, पनाहगाह, इनकी अफसाना मजमूआ है। और एक तवील सवानही नज़म हदीथी और उर्दू पंजाबी में शाये हो चुकी है, मतलब एक इनकी नज़म और नॉवेल सब के मतलब कि पब्लिश हो चुकी है, शाये हो चुकी है। वो मुतरज्जिम के हैसियत से भी जाने जाते हैं, वो मतलब मुतरज्जिम के हैसियत से भी जाने जाते हैं। इतना था तुम्हारा रतन सिंह के बारे में, तुम्हें इतना चीज याद रहता है अच्छे से, तो एग्जाम में तुम्हें इतना लिख लोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस जो पॉइंट है ना, मतलब पॉइंट का जो मेन चीज है, जैसे यही लाइन देख लो, इन्हें शुरू से अफसाने निगारी का शौक था, तालिब इल्म के दौर से ये कहानियां लिखने लगे। तो ये सब तुम थोड़ा सा पढ़े रहोगे ना, तो जरूरी नहीं कि तुम तालिब इल्म के दौर में कहानियां लिखने लगे, इसके बदले तुम कुछ और भी पढ़ाई लिखाई के दौर में कहानियां लिखने लगे या फिर कुछ भी, तो सही होगा, लेकिन तुम्हें एकदम सही सेंस उसका पता रहना चाहिए क्या बोला जा रहा है। इसी के साथ हम लोग बिना वक्त जाए किए काठ का गोरा ये जो चैप्टर है इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो तुम इसको नॉर्मली स्पीड में देखना। अगर तुम स्पीड बढ़ा के देखते हो तो ऐसे मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, बहुत लोगों की कंप्लेंट भी आती है कि भैया प्लीज स्लो बोलो, लेकिन क्या करें। तो चलो हम लोग इसी के साथ चैप्टर को शुरू करते हैं। इसी वक्त बंधु का ठेला तो ठेला खुद बंधु ऐसा ही बेजान काठ का घोड़ा बनकर रह गया, जो अपने आप न हिल सकता, न डुल सकता, न आगे बढ़ सकता। इसलिए बंधु की ही वजह से अंधेर देव एक जगह थी, अंधेर देव के तंग बाजार में, एक बाजार था अंधेर देव के तंग बाजार में, रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया। ऐसा क्या हो गया कि बंधु मतलब बेजान हो गया, ठेला की तरह मतलब रास्ता बंद हो गया, क्या हुआ आगे देखते हैं। जरूरत से ज्यादा बोझ से लदा हुआ बंधु का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया था। अच्छा मतलब कि बंदूक का एक ठेला था, ठीक, और उस पे सड़क की चढ़ाई मतलब ऐसा स्लैंड था, उसके ऊपर जैसे ऐसे रहता है ना, तो चढ़ना ऊपर शायद मुश्किल होता है ना, तो मतलब पैदल चलना भी उसमें मुश्किल होता है। तो उस ठेले में बहुत ज्यादा बोझ था, तो उसको मतलब कि धीरे धीरे बहुत ताकत लगा के भी बहुत स्लो चल रहा था, चढ़ रहा था उस पर। सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया था। रह रहकर अगर चलता हो तो जूं की रफ्तार से रेंगता, मतलब जूं जो लूज होती है ना जो बाल में, उसके रफ्तार से रेंगता, मतलब बहुत स्लो मतलब चलता था, अगर चलता भी बहुत दम लगा के भी। और इसके पीछे ना कारें, ट्रक, बसेस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये के सभी तेज
रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतार ठहर सी गई थी और इन्हीं के बीच तांगे और रिक्शेबाज भी फंसे हुए थे। जो मतलब कि इससे जो एक ठेला का क्या ही स्पीड होगा, इससे पीछे जो भी थी मतलब कि समझ लो बहुत ही ज्यादा फास्ट मतलब कि मोटर इंजन वाली बाइक और जितने भी ट्रक बाइसाइकिल सब तो बहुत ही फास्ट होंगे ना ठेला से, सब कुछ पीछे कतार से था। और ठेला तो अच्छा खासा एरिया भी कैप्चर किया रहता है, तो कोई सब कुछ पीछे था, मतलब जाम साइकिल लग गया था, ठीक। और रिक्शा वाला भी बीच में फंसा हुआ था। इन्हीं गाड़ियों में बैठे हुए वजीर मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फौजी, पुलिस वाले, सफेद कॉलरों वाले बाबू, आदमी, सदा सल्फ खरीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए थे। मतलब सब के सब उनके पीछे थे। मतलब इवन तो वजीर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब उसी मतलब जाम में फंसे हो गए थे। वजीर मतलब समझ लो प्राइम मिनिस्टर समझ लो, वो पीछे इस जाम में फंस गए थे। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट पड़ गए थे, बहुत बड़े बड़े सेठ, साहूकार, सब मतलब कि पीछे लाइन में फंसे हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि रास्ता एक ही था, मतलब मल्टीपल रास्ता होना चाहिए ना। मतलब अब ये तो स्टोरी है, तो सब पीछे एकदम मतलब जाम में फंसे हुए थे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, बहुत सारे मतलब जितने भी सब लोग एक मुल्क को चलाने के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे ना, सब पीछे जाम में फंसे हुए थे। डॉक्टर, इंजीनियर सभी के सभी ठहर गए थे। लगता है ऐसा कि जैसे बंदूक की सुस्ती की रफ्तार की वजह से सारा शहर, बल्कि एक तरह से क्या कहा जाए, सारा मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अब ऐसा कहा जाए कि वो जो बंदूक का ठेला सुस्त चल रहा था ना, तो मतलब समझ लो पूरी दुनिया एकदम सुस्त पड़ गई थी। पीछे सब आदमी एकदम धीरे धीरे चलेगा, मतलब ओवरटेक कैसे कर पाएगा, वो सब एकदम धीरे धीरे सब रहेंगे रहा था। मतलब उसके जाम की वजह से सारी दुनिया का रफ्तार धीमी पड़ गई थी। यूं तो वजीर अपने कार में बैठा कुछ लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा था, क्योंकि किसी गैर मुल्की वफद से मिलने के वक्त करीब आ रहा था। गैर मुल्की वफद क्या हुआ, कोई और मुल्क का नुमाइंदा, मतलब कोई और मुल्क का मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, कोई और मुल्क का नुमाइंदा, उनका का मतलब कि अपॉइंटमेंट था। उस टाइम में उनकी मीटिंग थी और उससे लेट हो रहा था उनको, मतलब कि जो वजीर आ रहे थे उसको लेट हो रहा था जाने के लिए। बार बार घड़ी देख रहा था कि जल्दी से जाम हटे कि मुझे उससे मीटिंग करनी है, वो करे। लेकिन ये मतलब जाम तो फंसा हुआ था। इसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आगे रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया। अब गाड़ी में बैठे वजीर को समझ नहीं आ रहा था आगे इतना जाम क्यों लग गया, क्या हो गया, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्यों इतना जाम लगा हुआ है कि हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। इसका ड्राइवर घबराया और बार बार कार से उतरता, कुछ दूर जाकर देख कर आता और फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठ जाता। अब जो वजीर का जो ड्राइवर था निकल के देखता, क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, अब सब इतना लंबा कतार लगा हुआ था कि उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर आके बैठ जा रहा था, क्या ही कर। और फिर मायूसी होकर गाड़ी में बैठकर इंतजार करता। वो लोग जो कार में बैठे वजीर से बातें कर रहे हैं, दिल ही दिल में खुश हो है कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और उन्हें वजीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है। अब वजीर मतलब जो मिनिस्टर से तो बड़े बड़े लोग जो मिलते हैं ना, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो जो लोग भी उनके साथ कार में बैठे हुए थे वो तो खुश हो रहे थे ना, हमको अब ज्यादा कन्विंस करने का, इनको ज्यादा मतलब मीटिंग लंबी हो गई तो उनको अपने बात में ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं, तो वजीर के साथ उनको टाइम स्पेंड करने का ज्यादा मौका मिला। तो वो तो अपने मन ही मन खुश हो रहे थे कि हाँ मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है। लेकिन वजीर तो बेचारा खुद टेंशनाइज हो रहा था कि उसको फॉरेन मिनिस्टर से मिलना था उस टाइम पे, लेकिन उसका तो जाम की वजह से ये हो रहा था। अब कुछ लोग खुश हो रहे थे, कुछ लोग दुखी थे। तो अब देखो आगे क्या क्या होता है। कारखानेदार और कारोबारी सेठ अलबत्ता कारों के गद्दियों पर बैठे बेचैन हो रहे थे, जो कार की सीट पे बैठे बेचैन हो रहे थे कि अरे यार क्या हो गया। इनके लिए हर गुजरे हुए पल माने कि लाखों का घाटा है। अब इन बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए तो एक मिनट बहुत कीमती होना था। मतलब समझ लो लाखों का नुकसान हो गया, मतलब इनका जो एक डिसीजन, एक मीटिंग सब स्लो हो गया ना, तो मतलब कि लाखों का घाटा है। रेलवे का एक ड्राइवर बार बार अपने साइकिल का अगला पहिया उठाकर पटक रहा है। परेशानी की वजह से उसको माथा पर पसीना आ रहा है, क्योंकि उससे जिस गाड़ी को लेकर उसे जाना है उसके जाने का वक्त हो चुका है और वो यहाँ इस रास्ते में कैद होकर रह गया। स्कूलों और कॉलेजों के ज्यादातर बच्चे खुश हैं। तो इसमें है कि एक रेलवे का एक ड्राइवर था, वो साइकिल से जा रहा था स्टेशन पे, उसको एक ट्रेन को लेकर दूसरे जगह जाना था। अब उस ट्रेन का टाइम तो आ गया था, लेकिन वो तो जाम में फंसा हुआ था। अब उस साइकिल का अगला पहिया पटक रहा है, यार लेट हो गया, हम यहीं पे फंसे हुए, कहाँ हम कैद हो गए। और स्कूल कॉलेज के बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, यार कितना अच्छा है, जितने पीरियड निकल जाए इतना ही अच्छा है। मतलब कि पीरियड निकल जाए, अब होता है ना, हम लोग में भी कोई मैथ वाले टीचर फर्स्ट ही पीरियड पढ़ता था, बोलते अरे यार इसका पीरियड निकल जाए तो क्या ही है, तो ऐसे करके निकल जाए कितना ही अच्छा है। लेकिन कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। अरे यार ये वही टॉपर थे जो मतलब टीचर के आगे पीछे करते हैं। इसी तरह सर पर लोहे की टोपी पहने हुए फौजी बार बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो जानता है कि अगर दफ्तर पहुंचने में देर हो गई तो उसका कमांडेंट ऑफिसर 40 किलो वजन पीठ पर लदवा के 10 किलोमीटर का रोड मार्च करवा देगा। वो जो फौजी वाले होते हैं ना, उनको तो पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन ये सब में तो कोई कमी नहीं। उनका जो है कमांडेंट है ना, 40 किलो का वजन का बोरा लदवा के और 10 किलोमीटर बोलेगा दौड़ने के लिए, मतलब उनको सजा के तौर पे ये मिलेगा, पनिशमेंट मिल जाएगा। अब ये हॉर्न बजाया जा रहा है कि यार मेरे को सजा नहीं पा रहा, हम तो टाइम पे निकली, जाम में फंस गए तो क्या ही हो रहा है। लेकिन उसको अलग डर लग रहा है कि यार लेट हो रहा है यहाँ। लेकिन बंधु इस सबसे बेखबर बेनियाज है। वो जो बंधु जिसका ठेला है ना, उसको अपने इसमें है कि अरे यार क्या, उसके
पता ही नहीं कि पीछे लोग इसको इतना गाली दे रहे हैं, पूरा एकदम मुल्क ठहर गया, ये अपने ही इसमें मगन है कि इसको कुछ नहीं पता, अपना चले जा रहा है ठेला लेके। आगे देखते हैं कि आज इससे ठेला खींचा भी नहीं जा रहा है। एक तो सेठ के बच्चे ने ज्यादा बोझ लाद दिया, दूसरा ये कि उसके ठेले का धूरा जाम हो रहा है, तीसरा ये कि चढ़ाई का रास्ता है, और चौथा ये कि उसका मन नहीं हो रहा है ठेला खींचने का। सब बहाना है, एक मन नहीं कर रहा इसी की वजह से। एक तो मतलब ज्यादा वजन लाद दिया था उसका जो ठेला वाला था, उसका जो मालिक था, और दूसरा ये कि उसको चढ़ाई था, मतलब स्लैंट था, उसके ऊपर चढ़ना था, दिक्कत हो रहा था उसको ये, और उसके बाद भी उसको मन नहीं था, और साथ ही साथ उसके ठेले का धूरा भी जाम हो रहा था, यानी मतलब कि फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट हो रहा था, मतलब स्मूथली नहीं जा रहा था। और इसी के साथ मतलब उसका 3-4 परेशानी था, उसको मन भी नहीं था, तो इसी की वजह से वो एकदम स्लो चल रहा था। इसके बाद बंधु क्या सोचता है, वही काट के घोड़े वाली बात हो रही है, जो अपने आप सरक नहीं सकता। जब कभी इसका मन उदास होता तो उसकी कैफियत उस काट के घोड़े जैसी हो जाती, जिसे वो बचपन में एक मेले से खरीद कर बड़ा दुखी हुआ था। अब इसको एक बचपन का एक ट्रॉमा याद आ रहा है कि बचपन में एक दुखी हुआ था, एक काठ का घोड़ा खरीद के। अब क्या हुआ था, ये काठ का घोड़ा, ये जो चैप्टर है, चलो इसके बारे में काठ का रंगीन घोड़ा लेकर जब वो बड़े फखर से गली के बच्चों के बीच गया, मतलब वो एक मेला में है ना, काठ का घोड़ा उसको मिला, अरे एकदम रंग बिरंगा था, वो खरीद के अरे ये पहुंचा अपने मोहल्ले में, मोहल्ले के बच्चों के बीच गया तो उसने देखा किसी के पास चाबी वाली मोटर थी जो घूं घूं करते हुए तेज भागती थी, और किसी के पास रेलगाड़ी थी, इंजन समेत अपने आप चलने वाली गाड़ी। ऐसा हुआ कि वो जो अपना काठ का घोड़ा लेके गया ना अपने मोहल्ले में, तो वहां पे देखा कि यार यहाँ पे तो सबके पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाला खिलौना है, कोई के पास है मोटर से चलने वाला है, कोई के पास रेलवे वाला है, ये तो काठ का घोड़ा तो ऐसे ही मतलब टुक 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 क्या करेंगे इससे। वो उसको वहां पे देख के डिसअपॉइंट हो गया, अरे यार ये सबके पास तो बहुत ज्यादा मस्त मस्त टॉय है, मेरा ये काठ का घोड़ा बेजान बेकार क्या है। और जिसके पास रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल वाली गाड़ी या फिर कोई इस टाइप का नहीं था, जिसके पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे, उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। और जो लोगों के पास मोटर वाला ये टेक्नोलॉजी वाला खिलौना नहीं था, वो लोग लट्टू, रस्सी से लट्टू वाला जो होता है ना लट्टू, हाँ वो था, वो नचा के खुश हो रहे थे। तेजी से घूमते हुए वो ऐसे लगते थे जैसे वो सारे मैदान को अपने घेरे में ले रहे हो, मतलब लट्टू घूमता रहता तो अच्छा लग रहा था उनको, उसको देख के। वो उसके सामने लकड़ी का घोड़ा, उसको कुछ इसकी अहमियत ही नहीं नजर आ रही थी। इन खिलौने के सामने काठ का घोड़ा साकित बेजान था, मतलब साकित बेजान था। वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया था, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि इस खिलौना दूसरे के खिलौने के सामने बेकार और बेमानी है। अब देखते देखते ना देख रहा था कि उसके पास यार वो तो ऐसे अपने आप चल रहा है, एक बार ऐसे चाबी घुमा देते हैं, वो वहां से वहां चल रहा है, तो वो भी है ना काठ का घोड़ा पे है ना ऐसा करके बैठ गया और सोचा कि करके वो अपना चलाने की कोशिश किया। लेकिन वो तो जानता ही था कि उसका खिलौना बेकार है सबके सामने, वो जानता था कि उसका खिलौना दूसरे के खिलौने के सामने बेकार और बेमानी है। इसलिए घर आकर उसने काठ के घोड़े को चूल्हे के आग में झोंक दिया। अब घर आके वह बेकार सा खिलौना चूल्हे के आग में झोंक दिया, लेकिन जलने के बावजूद जैसे वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया। शख्सियत मतलब उसकी आइडेंटिटी के साथ चिपक कर रह गया, क्योंकि हुआ ये कि गली के ही बच्चे जो उसके साथ खेला करते थे, इनमें से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया था, तो कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर हो गया था, तो कोई बड़ा अफसर बन गया था, मतलब कोई अकाउंटेंट बन गया था, कोई लॉयर बन गया था, कोई बड़ा अफसर बन गया था, तो कुछ ऐसा हो गया था जो उसी मोहल्ले का पढ़ लिख के बन गया था। और ये मतलब कि अभी भी मतलब ठेला खींच रहा, तुमको समझ में आ ही रहा, तो मतलब ये पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो बड़ा अफसर बन गया था। और उसके बरक्स बंधु वही काठ का घोड़ा ही रह गया। बाप ठेला चलाता था, वो भी ठेला ही खींच रहा है। वो मतलब जो बंधु के पापा थे ना, वो भी ठेला चलाते थे, और इसको भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, तो ये भी एकदम सुस्त आलसी। उस टाइम तो बाप के पैसे में ऐश कर लिया, लेकिन अब इसको खुद अब ठेला चलाना पड़ रहा है, तो अब इससे तो मन ही नहीं लग रहा है ठेला चलाने में, ठेला खींच रहा है। वो अक्सर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ कि एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गया, ऐसा क्यों होकर रह गया। लेकिन वो सोचे भी तो क्या, काठ का घोड़ा भला सोच ही क्या सकता है। अब वो मतलब कि सोच रहा ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। जो भी किया वो मेहनत नहीं किया। बाकी लोग जब पढ़ रहे थे, इसके दोस्त लोग, तो वो उस टाइम अपना काठ का घोड़ा के साथ वो यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास खिलौना ही नहीं है, अपना रोना गाना खाता गया और अपने ही मतलब कि अपने आप को कोसता गया कि मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, और अपना मतलब नकारा रह गया। इसी वजह से वो अपना सोच रहा कि क्यों हो गया। लेकिन आज वही काठ का घोड़ा कौन हुआ, बंधु, जो बंधु मतलब जो ठेला चला रहा है। लेकिन आज वही काठ का घोड़ा यही सोचकर उदास हो रहा है कि उसके 8-9 साल के लड़के चंदू, उसका बेटा का नाम है, बंधु का बेटा का नाम चंदू ने महज इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया कि वो उसके लिए जरूरत की चीजें जुटा नहीं पाता। अब जो चंदू था ना, वो स्कूल जाना बंद कर दिया था कि उसके लिए जो मतलब समझ स्कूल बैग होते हैं, स्कूल वाटर बोतल, स्कूल बुक, स्कूल नोटबुक, स्कूल के लिए शूज हुए, टाई हुए, यूनिफॉर्म, मतलब इतना सारा चीज होता है ना स्कूल का खर्चा, तो उसके लिए सही से सारा कुछ प्रॉपर नहीं जुटा पा रहा था। अब वो सब बच्चे जूता पहन के जा रहे हैं, अब वो हवाई चप्पल पहन के जा रहा था, सब लोग बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो स्कूल ही जाना छोड़ दिया चंदू। अब बंधु को ये बात सोच रहा है कि यार हम उसकी जरूरत की चीजें उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मतलब कि चंदू स्कूल जाना छोड़ दिया। अब आगे बंधु क्या सोचता है, जब मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी को ठीक से नहीं खींच
पाता तो फिर इस ठेले के बोझ को क्यों खींचूं। बंधु सोच रहा है मतलब मैं अपने जिंदगी को प्रॉपर रन नहीं कर पा रहा तो इस ठेले को क्यों खींचूं मैं, यार बेकार है। बंधु ये सोच रहा है। इसके दिल ने कहा कि ठेला जो पहले सरक नहीं पा रहा है उसे छोड़ छाड़ कर अलग खड़ा हो जाए। तो ठेला ऐसे ऐसे सरकाया जा रहा था। अब उसके दिल में आया यार ये तो सड़क है नहीं रहा, पीछे इतना जाम लगी गया तो पीछे गिरेगा नहीं, तो क्या ना थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं आराम से, साइड में जाके खड़ा हो गया, ये अलग खड़ा हो जाए। तो उसके हिम्मत पहले ही भी जवाब दे रही थी, उसका मतलब पहले ही हिम्मत तोड़ दिया था। रह रहकर उसके दिल में ख्याल उठकर रह गया कि एक दिन उसके चंदू को भी इसी तरह ठेले को बोझ को खींचना पड़ेगा। अब वो सोचा कि यार चंदू को भी इस तरह, मतलब मेरे पापा ठेला चलाते थे, अब हम ठेला चला रहे हैं, भाई मेरे बेटे को भी ठेला ना चलाना पड़े। यही ख्याल सब उसके दिमाग में चल रहा है कि चंदू को भी इसी तरह ठेले का बोझ खींचना ना पड़े। और इसी के ख्याल के साथ इसे अपनी जान टूटी हुई सी महसूस हो रही है। अब वो एकदम मतलब हारा हुआ महसूस कर रहा है, जान टूटी हुई महसूस हो रही है इसी ख्याल के साथ कि कहीं चंदू को भी ठेला ना खींचना पड़े। और इसी के लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा। अब उसके लिए एक कदम, एक स्टेप भी आगे बढ़ना उसके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब ऐसा टेंशन दिमाग में चलता रहेगा कि बेटा कहीं पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा। तो ऐसा मैं उसको मतलब इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर था कि उसके लिए एक कदम चलना भी और ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसे ही उसका मन नहीं लग रहा था ठेला खींचने में। आगे देखते क्या हुआ। लेकिन इसके पीछे जो लोग खड़े थे वो उतावले हो रहे थे। अब इसके पीछे जो जाम में लोग थे वो उतावले हो रहे थे, बार बार हॉर्न मार रहे हैं। अब पीछे तो तुम समझ ही रहे हो कि थोड़ा देर आदमी का जाम में फंसा होता है, कितना लोग एक दूसरे को गाली वाली देना स्टार्ट कर देते हैं, ये इधर साइड करो उधर साइड करो। अब उतावले हो रहे हैं, बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बार बार अपना हॉर्न बजा के गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इनमें से ही एक आदमी इसके पास आया और बोला भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है, अटकी। तो वो बंधु बोलता है अटकी है तो अटकी रहे। बंधु झिझला कर बोला जो लोग तेज जाना चाहते हैं उसको कहो कि मेरे पैरों में पहिए लगवा दे। बोलते हैं जो लोग तेज जाना चाहते हैं ना, बोलो मेरे पैरों में पहिए लगवा दे, हम तेज चले जाएंगे। तो बात तो ठीक कहता है, किसी ने कहा, किसी ने पीछे से कहा अरे हाँ बात तो सही कहता है। अब कुछ लोग होते हैं ना, कोई अपना अपना मशवरा देने लगते हैं, तो भीड़ में से कोई एक लोग बोले बात तो ठीक कहता है। किसी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो कोई और बोला ये कैसे हो सकता है, पहिया पैर में थोड़ी लगवा सकते हैं। तो बंधु बोलता है कुछ लोग इतने तेज हो जाए कि वो हवा से बातें करने लगे और कुछ इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो जाए। ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों और लोगों के शोर में दबी जा रही। अपना बाताबास हो रहा था, तुम समझ रहे हो कि गाड़ी का हॉर्न और ये शोर शराबा में मतलब ये सब बातें चल रही थी। काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। काठ का घोड़ा कौन हुआ? बंधु। बंधु काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। के पीछे भीड़ में, और वो जो प्राइम मिनिस्टर रुके हुए थे भीड़ में, वजीर रुका हुआ है। इसे किसी गैर मुल्की वफद से वक्त मुकर्ररा पर बात करना है, मतलब कि तयशुदा टाइम पे, कोई एक फिक्स टाइम पे उसको, मतलब उस पे मीटिंग है कोई फॉरेन इससे, और वो मतलब कि बेचारा पीछे इसमें है जाम में फंसा हुआ है। अब वो वजीर अटका हुआ है, वो ड्राइवर अटका हुआ है जिसे मुल्क के किसी दूसरे शहर की तरफ रेलगाड़ी को लेकर जाना है, जिसको मतलब ट्रेन को लेकर दूसरी तरफ जाना है, वो गाड़ी नहीं ले पा रहा है। स्कूल के वो बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे, स्कूल के बच्चे जो मतलब आज के बच्चे कल के जब मतलब कि लीडर वही ना होंगे, तो वो बच्चे मतलब जिसका भविष्य, देश का भविष्य, वो सब रुके हुए हैं। स्कूल के बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सब के सब कदम बंद कर रह गए, सबका सब मतलब पीछे एक लाइन में खड़ा है। बंदूक काट का घोड़ा अंधेर देव के बाजार, बाजार का नाम याद रखना अंधेर देव, अंधेर देव के बाजार में अपने ठेले के साथ खड़ा हो गया। इसके पाँव में हरकत आए तो जिंदगी आगे बढ़े, और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाता है। तो ये था बंधु का कहानी। मतलब पूरे शहर में बस एक ही रोड था, एक ही मेन एंट्रेंस था जिससे आया जा सकता, और एयरवेज का तो कोई सवाल ही नहीं था। ये था पूरा चैप्टर, रतन सिंह का लिखा हुआ था। तो इसका खुलासा आता है। अब खुलासा बहुत ही अच्छे से पढ़ना वाला चैप्टर है, ऐसे बहुत लंबा 4-5 पेज का। तो खुलासा में अगर तुम्हें अगर एक पेज में कंसाइज वे में लिखना हो, कैसे लिखोगे उसको अच्छे से सुनो, पढ़ो और समझो, मतलब समझे रहोगे तो खुलासा लिखना बहुत ईजी होगा। एक बार देख लो कैसे लिखा जाता है। तो खुलासा कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। इस वक्त बंदूक बेजान हो रहा था, वो हिलजुल भी नहीं सकता था। बंदूक के ठेले के वजह से अंधेर देव के तंग बाजार, अंधेर देव के जो तंग बाजार मतलब कि बहुत ही रश वाला बाजार था, तंग बाजार में रास्ता तकरीबन बंद होकर रह गया। बंदूक का ठेले के पीछे कारें, ट्रक, बसेस, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह की एक लंबी कतार लग गई। इन्हीं के दरमियान तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए थे। तांगे कौन हुआ? जो मतलब घोड़ा गाड़ी होता है ना, उसी को तांगे बोलते हैं। तांगे और रिक्शे में फंसे हुए थे। इन गाड़ियों में बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, मतलब बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, अमीर कबीर लोग, कारखानेदार, कारोबारी, सेठ, दफ्तरों के अफसरान, दुकानदार, फौजी और पुलिस वाले बाबू, आम आदमी, घर के सामान खरीदने वाली औरतें, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सब रुक गए थे। यूं तो वजीर अपनी गाड़ी में बैठा बातें कर रहा था, मगर बार बार घड़ी ही देखता जाता कि उसे गैर मुल्की वफद से मिलने का वक्त करीब आता जा रहा था। इसके ड्राइवर भी खासा परेशान हो रहा था। जो लोग वजीर से बातें कर रहे थे वो खुश हो रहे थे कि उन्हें वजीर से इतनी देर बातें करने और अपने मसला रखने का पूरा मौका मिल गया।
इधर कारेदार और कारोबारी सेठ भी बार बार अपनी कारों और गद्दियों पर पहलू बदल रहे थे, मतलब अपने कार की गद्दियों पे है ना पहलू बदल रहे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन लोग थे ना, वो मतलब कार पे बैठे बैठे परेशान होते थे, एंगल चेंज करते, इधर इधर ऐसे ऐसे, मतलब एंगल चेंज कर करके पीठ में दर्द होने लगा था उतना देर जाम में फंसे फंसे। तो मतलब कि वो अपना गद्दियों पे अपना एंगल चेंज कर रहे थे। कहाँ चला गया हामिदा। रेलवे ड्राइवर भी खासा परेशान था, वो अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा उठा कर पटक रहा था, ये अपना गुस्सा कर रहा है, उठा उठा कर पटक रहा था। उसे गाड़ी लेकर जाना था और वो लेट हो गया था, उसे टाइम पे ट्रेन को लेकर जाना था यहाँ से वहां, वो लेट हो गया था। इधर एक फौजी बार बार अपने मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा था, उसे डर था कि लेट हो जाने पर कमांडेंट अफसर भारी वजन लदवा कर रोड मार्च ना करवा दे, मतलब उससे दौड़वाना दे, अच्छा जो कितना 10 किलोमीटर दौड़वाना था वो न दौड़वा दे। लेकिन बंधु इन सब बातों से बेनियाज था, मतलब बंधु को ऐसा कुछ पता ही नहीं था, अपना एकदम साइलेंट चल रहा था, मतलब उसको कुछ परवाही नहीं थी। विजय आगे है, आज उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ठेले के आगे बढ़ा सके। उसे बचपन में खरीदा हुआ काठ का घोड़ा याद आ रहा था, जो दूसरे बच्चों के खिलौने के सामने बिल्कुल हकीर था, मतलब जो एकदम बेकार था, हकीर मतलब बेकार सा था। इसके साथ के साथ ही कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन किस्मत ने इसे भी काठ का घोड़ा ही बना डाला। बेबस लाचार बंधु ठेले वाला, वो अपने बेटे को चंदू को भी पढ़ा भी नहीं सका। उसके दिल में आया कि यह ठेला पहले ही सरक नहीं रहा था, क्यों ना इसे छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। रह रहकर उसके दिल में भी ख्याल उठ रहे थे कि एक दिन चंदू को भी यही सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए कि एक एक कदम बढ़ाना भी दुश्वार हो रहा था। लेकिन उसके पीछे जो लोग जाम में फंसे थे बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, लेकिन बंधु एक जगह खड़ा था। वो आगे बढ़े, उसके पाँव में हरकत आए तो जिंदगी आगे बढ़े। मतलब बंधु आगे भी नहीं बढ़ रहा था, उसको फिर मेंटली भी हो गया कि कहीं चंदू को भी ऐसा ठेला ना खींचना पड़े, और इसके लिए वो एकदम एक एक कदम उसके लिए चलना दुश्वार हो रहा था। और पीछे पूरा एकदम जाम में था, पूरा मुल्क एक तरह से फ्रीज हो गया था। बस यही था पूरा स्टोरी। और इसी के साथ तुम्हारा काठ का घोड़ा जो चैप्टर था, वो उसका खुलासा भी मैंने बता दिया अच्छी तरीके से। इसको लिखने का कोशिश करने की कैसे लिखा जाता है, मतलब एटलीस्ट तुम किसी को ऐसे आईने के सामने ना कुछ को 1 मिनट के अंदर समराइज करने का ये चैप्टर को कोशिश करना है। 1 मिनट में समराइज कर पाओगे ना, एक पेज तुम्हारा आराम से लिख दोगे। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं, इसमें कुछ कुछ भारी भारी वर्ड आया है, उसका मीनिंग, वर्ड का मीनिंग भी आ जाता है। तो इसके लिए वर्ड, हर एक भारी वर्ड का इजी वर्ड का नहीं आएगा, जैसे साकित मतलब बेहरकत बेजान, तुमको समझ में आ रहा है। लेकिन जो जो थोड़ा सा मुश्किल वाला होगा उस सब पे ज्यादा स्टार मार्क लगाना। काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का वफद। वफद का क्या हुआ, नुमाइंदों की जमात, मतलब कोई भी अमेरिका का नुमाइंदा कौन है, मतलब कि जो बाइडेन हुआ, तो इस तरह से कोई भी एक मुल्क का नुमाइंदा की जमा जो होती है ना, वफद मतलब मिनिस्टर जो होते हैं वहां के। नेक्स्ट वर्ड है रोड मार्च। रोड मार्च कौन, मतलब कि फौजी लोग से जो वजन लदवा के दौड़वाने वाला नहीं है, तो अभी रोड मार्च हुक्म ना मानने पर फौजी के पीठ पर भारी बोझ लदवा कर सड़क पर दौड़वाया जाना, उसको रोड मार्च कहते हैं। नेक्स्ट है बेनियाज। बेनियाज मतलब बेपरवाह, मतलब कोई चीज से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। साकित। साकित मतलब बेहरकत, साकित मतलब बेजान बेहरकत। नेक्स्ट वर्ड है स्वांग। स्वांग मतलब खामोश, नकल, रूप बदलना, वो मतलब कि घोड़े के ऊपर बैठ कर किया था ना, मतलब कि ऐसा फील कर रहा है कि हाँ मेरा घोड़ा बहुत चल रहा है, तो वो स्वांग हुआ। ठीक। नेक्स्ट है बरक्स। बरक्स मतलब बरखिलाफ, बरक्स मतलब बरखिलाफ। नेक्स्ट है महज। महज मतलब सिर्फ, महज 2 रोटी, महज मतलब सिर्फ 2 रोटी, ऐसा महज होता है। नेक्स्ट वर्ड है मुकर्ररा। मुकर्ररा मतलब तयशुदा, मतलब प्री प्लान जो हुआ ना टाइम, वो मुकर्ररा मतलब तयशुदा वक्त हो गया। इसी के साथ तुम्हारा थर्ड मीनिंग वाला जो भी पार्ट था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग इसी के चैप्टर का हम लोग गौर कीजिए देखेंगे, मतलब जो होता है ना मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आज हम लोग इस चैप्टर का मोरल ऑफ द स्टोरी गौर कीजिए क्या है, तो पढ़ते हैं। हमें इन असबाब की तह तक पहुंचना चाहिए कि जिंदगी की दौड़ में कुछ लोग बहुत आगे क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग क्यों बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर हमें तरक्की और बिछड़ जाने का असबाब का इल्म हो जाए तो फिर हम आसानी से अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। तो ये चीज हम लोग के लिए गौर करने की बात है कि कुछ लोग जिंदगी में इतने ज्यादा सक्सेस मुकाम पे कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग एकदम बेकार रहते हैं। देखो सक्सेस देना नहीं मिलना ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग की होती है ना कुछ खूबी, मेरा मेहनत तो खुद से करनी पड़ेगी ना। तो कुछ लोग ऐसे क्या मेहनत करते हैं जिसकी वजह से वो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं। कुछ लोग इतना मेहनत करने के बावजूद कुछ गलत टेक्निक से कर रहे हैं, तो कुछ समझना पड़ता है कि कुछ गौर करने की बात, मतलब खुद में भी देखना चाहिए ना। कुछ ऐसा बच्चा होता है जो मतलब खेल कूद करता रहता है लेकिन उसका स्कोर मार्क्स स्कूल में ज्यादा आ जाता है, और कोई बच्चा होता है कि जो मतलब पढ़ता भी है, ज्यादा पढ़ता है बल्कि, लेकिन उसका मार्क्स कम आता है। कुछ ऐसा होगा ना क्वालिटी स्टडीज करता होगा, ध्यान लगा के पढ़ता होगा, उसका कुछ पढ़ाई का टेक्निक डिफरेंट होगा, तो मतलब कुछ होगा जिसकी वजह से, अब देखो कोई का ध्यान तेज होता है, कोई का कमजोर होता है, तो ये तो अलग बात है। लेकिन कुछ होता है मेहनत जो होता है ना, कोई अलग तरह से, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, तो कोई बात होगा तो खुद में गौर करना चाहिए। इसके साथ हमारा जो गौर कीजिए वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसके साथ हम लोग मश्की सवाल जवाब यानी जो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा ना, क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से ढेर सारे, मतलब 6-7 क्वेश्चन है, तो इस सारे क्वेश्चन का तुमको अच्छे से आंसर एक बार देखो चैप्टर पढ़ लियो ना, कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इवन तो तुमसे इससे 15 भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथ से, लेकिन तुम उसका आंसर दे लोगे। बट बशर्ते है कि तुम चैप्टर अच्छे से समझे रहो, तो उसके बाद सारा कुछ आसान होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बंधु को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया। बंधु को काठ का
घोड़ा, जो मतलब बंधु ही ना काठ का घोड़ा था, जो मतलब एक कदम भी नहीं बढ़ पा रहा था, बंधु को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया? तो इसका जवाब है बंधु अपनी जिंदगी में कुछ ना कर सका और वो नाकारा रह गया, इसलिए उसे काठ का घोड़ा कहा गया है। मतलब ये कि जब उसके दोस्त लोग मेहनत करके पढ़ लिख के अकाउंटेंट, लॉयर, अफसर ये सब बन गए और वो अपना नकारा अपने ही किस्मत को जूझता रह गया कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, अपना काठ का घोड़ा फेंक दिया जूना में, तो वो नकारा रह गया, तो इसकी वजह से उसको ठेला खींचना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधु की सुस्त रफ्तारी का असर किन किन लोगों पर पड़ा? और ये क्वेश्चन है किन किन लोगों पर पड़ा, पीछे बहुत सारे लोग थे ना, तो जवाब है बंधु की सुस्त रफ्तारी का असर आने वाले तमाम कार में बैठे वजीर, कारखानेदारों, कारखाने मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, सेठ साहूकार जो मतलब बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, इंजीनियर, फौजियों, औरतों और कॉलेज स्कूल के बच्चे, रेल के ड्राइवर और बहुत से लोग पर पड़ा। देखो रेल के ड्राइवर का भी जिक्र हुआ है, स्पेशली उस साइकिल पटक रहा था तो उसका भी यहाँ पे नाम लिख रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वजीर की बेचैनी का सबब क्या था? वजीर की बेचैनी मतलब कि बार बार वो बेचैन क्यों हो रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, तो इसका जवाब है वजीर को एक गैर मुल्की वफद से मुलाकात करनी थी और देर हो जाने की वजह से उसकी बेचैनी का सबब था। मतलब ये कि वजीर को किसी और मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग थी और उसमें लेट हो रहा था, इसी वजह से वो परेशान हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कारोबारों के लिए पल का मानी लाखों का घाटा क्यों है? जो मतलब कारोबार थे ना बिजनेसमैन वगैरह, तो उनके लिए एक सेकंड का मानी एक लाखों का घाटा कैसा हो रहा था? तो इसका जवाब है देर हो जाने की वजह से कारोबारियों का बहुत सा नुकसान हो जाता, इसीलिए मुसन्निफ ने पल का मानी लाखों का घाटा इसे लिए हैं, मतलब एक एक मिनट एक एक सेकंड उसके लिए मतलब बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदू के बारे में बंधु के जहन में क्या ख्याल आया? चंदू के बारे में, चंदू कौन हुआ? बंधु का बेटा। बंधु कौन है? जो काठ का घोड़ा बना हुआ है इस चैप्टर में, बंधु काठ का घोड़ा, उसका बेटा था चंदू। तो चंदू के बारे में क्या ख्याल आया, उसको अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल आया? तो उसका जवाब है चंदू के बारे में बंधु ने सोचा कि बड़े होने के बाद चंदू को भी इसी तरह काठ का घोड़ा बनना पड़ेगा, उसे भी इसी तरह ठेला खींचना होगा, बस इतना ख्याल आया। अब तुम आगे पूरा स्टोरी मत लिख जाना कि उसका बाप भी ठेला चलाता था, ये भी ठेला चलाता था, मतलब जितना कम चीज में हो जाए उतना अच्छा है ना। ज्यादा लिखने का चक्कर मतलब काफ का मरकजी छोड़ दिया, चंदू का नुक्ता ही तुम भूल गए, तो मतलब कुछ भी ज्यादा गलती। अब ये है कि लैंग्वेज वाला है, लिटरेचर चीज है, तो इसमें तुम अगर गलत लिखते हो तो नंबर कट हो जाता है, तो ज्यादा नहीं लिखना, जो लिखना है ऑथेंटिक बात लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरों में पहिए लगवाने से बंधु का क्या मुराद थी? तो इसका आंसर है पैरों में पहिए लगवाने से मुराद है कि जिंदगी की तेज रफ्तारी, यानी जिंदगी में तरक्की करना, मतलब जिंदगी में तरक्की करना, मतलब जो होता है पैरों में पहिए लगवाते थे मतलब जिंदगी में तरक्की करना था। तो इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन आंसर जो था बुक में दिया हुआ वो सारा कंप्लीट होता है। इसके साथ हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी अल्फाज और जुमले, मतलब कोई एक वर्ड से हम लोग पूरा सेंटेंस बनाने वाला देखेंगे। तो पहला वर्ड है कतार। कतार मतलब जो होता है ना, जैसे चूटियों की कतार होती है, मतलब एक लाइन जो होती है ना वो कतार, मतलब टिकट लेने के लिए जो लाइन लगी रहती है तो बहुत लंबी कतार रहती है, तो कतार मतलब लाइन होता है। तो राशन की कतार में बहुत से लोग लगे हुए थे, मतलब राशन कहीं पे मिलता है फ्री उड़ी में, तो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं, मतलब कि तो कतार एक क्यू में जो होता है ना, क्यू जो होता है ना वो एक कतार होता है। नेक्स्ट है रफ्तार। रफ्तार क्या हुआ? जिंदगी बहुत तेज रफ्तार है, मतलब जिंदगी बहुत तेज है, कोई भी एक जुमला बना देना है, कुछ भी एक सेंसेबल जुमला होना चाहिए, बस हो गया। नेक्स्ट है अल्फाज। अब ये जो भी जुमला बनाने वाला है ना, ये सारा ग्रामर का पार्ट है और ग्रामर में अल्फाज जुमले भी आ रहे हैं, और इस तरह मतलब कोई चैप्टर में ही है ना कोई ग्रामर का पार्ट निकल जाता है, तो वो सब भी यहाँ पे करा दे रहा हूँ। और अगर क्लास 10 में अगर ग्रामर से तुम्हें डर लग रहा है तो इसके लिए प्रॉपर एक प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे, तुम इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, जिसमें तुम्हें हर एक टॉपिक पे ग्रामर का पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिससे अगर तुम्हारे एग्जाम में ग्रामर कितने भी मार्क्स का पूछ लिया जाए तुम उसका पूरा 100% सही करके आओगे। तो वो वीडियो वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि ग्रामर क्या होगा कैसा होगा तो वो देख लेना, और देख लियो तो उसका मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता देना, उसका फीडबैक जरूर देना कि कैसा था, क्या था, उसमें कुछ कमी थी तो वो भी बता देना। अभी टाइम है तो मैं उसका कोशिश करूंगा कि कहीं कुछ कमी थी तो उसको पूरा कर सकूं। नेक्स्ट अल्फाज है कैफियत। कैफियत क्या है? आज मरीज की कैफियत अच्छी है, आज मरीज की कैफियत अच्छी है। नेक्स्ट है फखर। फखर, हमें हमेशा अपने मुल्क पर फखर करना चाहिए। फखर, फखर जमा। फखर जमा कहाँ? पाकिस्तान का एक ओपनर बैट्समैन है ना, तो फखर मतलब होता है मतलब प्राइड, तो हमें हमेशा अपने मुल्क पर फखर करना चाहिए, मतलब इंडिया पे हमें हमेशा फखर करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है दुश्वार। तो दुश्वार क्या होता है? मतलब तंगी, मतलब बहुत परेशानी वाला होता है ना, उसको दुश्वार बोलते हैं। अब कुछ ऐसा मत लिख देना बड़े बड़े कारोबार और बिजनेसमैन को अपना जिंदगी गुजारने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, तो ये पूरा मतलब सेंस गलत बन रहा है ना, मतलब कि तुम सेंटेंस तो सही है लेकिन उसका मीनिंग जो है, तो उसका मीनिंग का भी ख्याल रखना है कि मीनिंग जो बन रहा है उससे परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे गरीबों को जीना इस जमाने में बहुत ज्यादा दुश्वार हो गया, मतलब गरीबों को जीना, तो यहाँ पे कुछ सेंस बनना, हाँ गरीबों को जीना आज के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो अब ऐसा कुछ मत दिखना बड़े बड़े कारोबार और बड़े बड़े को जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, तो ये तो पूरा मास्टर ऐसे काटा देगा।
नेक्स्ट अल्फाज है हरकत। हरकत क्या है? जिंदगी का नाम ही हरकत है, जिंदगी का नाम ही हरकत है। इसके साथ जो तुम्हारा अल्फाज और जुमले वाला था ये पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर तुम्हें अल्फाज और जुमले में अभी भी डर लग रहा है कि अगर ये वर्ड आ जाएगा तो इसका कैसे लिखे और प्रीवियस पीवाईक्यू में कैसा पूछा गया, तो इस सब के लिए तुम ग्रामर की ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। इसमें तुम्हें पूरा अल्फाज और जुमले का जो भी इंपॉर्टेंट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूरा एनालाइज करके इस वीडियो को बनाया हूँ। इस वीडियो को अगर देख लेना अगर अल्फाज जुमले में जरा सा भी डाउट हो। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं खाली जगह पर यारी फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है, सारी दुनिया की डैश धीमी पड़ गई थी। सारी दुनिया की क्या धीमी पड़ गई थी? कुछ तो धीमी पड़ गई थी। 5 सेकंड का टाइम लो और सोचो और बताओ। तो इसका आंसर है सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई। सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई मतलब टाइम स्लो हो गया था। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन खिलौने के सामने इसका काठ का घोड़ा डैश बेजान था। काठ का घोड़ा डैश बेजान था। क्या बेजान था? कुछ याद आ रहा है चैप्टर से? अगर तुम सही से सुना होगा तो एक बार आप फटाक से आंसर दे रहे होगा। 5 सेकंड टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? इन खिलौने के सामने इसका काठ का घोड़ा साकित। साकित बेजान था। साकित जो मतलब कि था ना जो हिल डुल नहीं सकता, बेजान था। साकित और बेजान था। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट यानी अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने भी अपने घोड़े के टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का डैश किया था। दौड़ने का डैश किया था। मैं इसका वर्ड मीनिंग में भी बताया था, इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बीच में बैठकर करके क्या किया था, क्या डैश क्या किया था, सोचो। इसका आंसर क्या है? आंसर है स्वांग। इसने भी अपने घोड़े के टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया था। तो ये था इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी क्या डैश से चिपक कर रह गया था? उसकी क्या, उसकी कुछ लाइफ से चिपक कर रह गया था, क्या था? तो इसका आंसर होगा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया था। बेजान घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया था। लास्ट क्वेश्चन है, इसके पाँव में डैश आए तो जिंदगी आगे बढ़े। इसके पाँव में कुछ आए तो जिंदगी आगे बढ़े। क्या था? क्या था? उर्दू का कोई एक वर्ड था, लास्ट में रे था, आर था, कुछ तो था। तो रफ्तार, रफ्तार इसका वर्ड था। उसके पाँव में रफ्तार आए तो जिंदगी आगे बढ़े। तो ये था तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट जो तुम्हारे बुक ही में दिया हुआ था। और इसके साथ तुम सारे फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर तुम 5 सेकंड के अंदर में तुम सही दे दिए हो। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार पार्ट है। वो है एमसीक्यू वाला, मतलब कि कुछ एमसीक्यू का तुम टेस्ट होगा जिसका तुम आंसर सही देते हो। तो इसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और तुम्हें लगेगा हाँ ये चैप्टर मैं सही में कंप्लीट कर लिया हूँ प्रॉपर। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए मुझे तो सब आता है। तो इसी के साथ साथ पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला सवाल है, बार बार हॉर्न कौन बजा रहा था? बार बार हॉर्न पे कौन कर रहा था? पहला है चंदू, दूसरा है ऑप्शन बी है पीछे लोग, ऑप्शन सी है वजीर, ऑप्शन डी है साइकिल ड्राइवर। कौन हॉर्न बजा रहा था बार बार? देखो चंदू बजा रहा था या पीछे लोग बजा रहे थे या वजीर या फिर साइकिल ड्राइवर। तो तुम्हें पता होगा चंदू कौन था? बंधु का बेटा ही था चंदू। तो वो तो सोच रहा था उसके बारे में। तो ये तो उसका चंदू नहीं है। वजीर, वजीर तो गाड़ी में बैठा था, वो तो ड्राइवर नहीं था। साइकिल ड्राइवर था, ये तो साइकिल में। तो ये हॉर्न क्या, वो कुछ पटाखा करा था। तो पीछे जो लोग थे ना खड़े हुए, पीछे जो लोग थे वही बजा रहे थे। इसका ऑप्शन बी होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काठ का घोड़ा किसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया था? मतलब किसकी जिंदगी से चिपक कर रह गया था? ऑप्शन ए है बंधु, ऑप्शन बी है कारखानेदार, ऑप्शन सी है वजीर, ऑप्शन डी है नर्स। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, ऑप्शन ए है बंधु। काठ का घोड़ा बंधु की शख्सियत से चिपक कर रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रतन सिंह की पैदाइश कहाँ हुई है? पहला है इलाहाबाद, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है सियालकोट, डी है लाहौर। देखो मैं इतना तो बता दिया था कि इनकी पैदाइश हुई थी पाकिस्तान में हुई थी। तो इलाहाबाद और दिल्ली ये तो इंडिया में, तो ये तो नहीं होगा। सियालकोट और लाहौर दोनों पाकिस्तान में है। देखो लाहौर ज्यादा फेमस है, इससे ये मतलब नहीं कि सियालकोट में, ये सियालकोट में पैदा हुआ था। ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके आंसर पीछे नहीं करना है वीडियो को, अभी का अभी तुम्हें इसे आंसर देना। रतन सिंह का इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल कब हुआ, डेथ कब हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 2021। तो मैं कुछ जैसा बोला ही नहीं था उस टाइम पर आते वक्त भी कि कुछ ही साल पहले इसमें से क्या लग रहा, 2021 यार, 2021 में इनकी डेथ हुई थी। तो और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1927 में इनकी पैदाइश हुई थी। इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखोगे ना, 1 मार्क्स फटाक से मिल जाएगा। 5 मार्क्स से पूछा जा रहा है तो 1 मार्क्स तो डेट ही याद रखने से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का एक ड्राइवर, इसका और जिक्र हो रहा था। रेलवे का एक ड्राइवर साइकिल का कौन सा पहिया भटक रहा था? अब आगे वाला पीछे वाला साइकिल का कौन सा पहिया भटक रहा था? अगला पहिया भटक रहा था, पिछला पहिया भटक रहा था, या दोनों पहिया भटक रहा था? यार मतलब साइकिल का डुम डुम कर रहा था। ऑप्शन डी है इनमें से कुछ भी नहीं, मतलब पहिया पटक ही नहीं रहा था। देखो हम लोग चैप्टर अगर सही से पढ़े तो इतना तो कंफर्म है कि कुछ तो पटक रहा था, साइकिल ही पटक रहा था, तो कुछ तो होगा इसमें से, अगला पहिया या पिछला पहिया। तो यार तुम ही थोड़ा सा अगर तुम्हें याद भी नहीं आ रहा, चैप्टर सही से सुने भी रही हो, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, पिछला पहिया पटकना कितना मुश्किल है, आगे वाला ना पटक पटक पटकेगा। तो अगला पहिया, ऑप्शन ए है अगला पहिया।
इसी के साथ तुम्हारा एमसी का फर्स्ट का ऑप्शन बी था, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का डी एंड फिफ्थ का ए। इसके साथ अगर तुम्हारा सारा एमसीक्यू सही हुआ है तो कमेंट करो GR8 ग्रेट, ऐसा करके कमेंट कर देना, मुझे पता चल जाएगा तुम सारा एमसीक्यू तक वीडियो देखे हो। और यहाँ तक अगर वीडियो देखी हुई हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, किसी की भी हेल्प हो जाए। और इसके साथ तुम सुनो मेरी बात, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट करो नीचे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूँ। इससे भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, मैं डीएम सेक्शन एक मतलब 24 घंटा में एक बार जरूर चेक कर लेता हूँ। कोई का भी डीएम आया रहता है, मैं प्रॉपर उससे बात करता हूँ, रिप्लाई और नीचे कमेंट का भी आंसर देता हूँ। इसके लिए मैं प्रॉपर से एक टाइम निकालता हूँ इंस्टाग्राम और सारे डीएम और क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए। कुछ भी होगा तो तुम्हारा कमेंट वेस्ट नहीं जाएगा। मुझे पता है किसी एक वीडियो पे कमेंट करना टाइम निकाल के बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बड़ा काम होता है। मैं खुद एक यूट्यूब व्यूअर हूँ तो मुझे पता है कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम कमेंट करके बताओगे तो मुझे एक अंदर से मोटिवेशन क्रिएट होगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनाने का। इसके साथ साथ इस वीडियो से अगर तुम्हें जरा से भी हेल्प मिली होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ये देखो बिल्कुल तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो ना तो यूट्यूब समझता है इस एल्गोरिथम को, हाँ इस वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है तो आगे बंदे को रिकमेंड करेगा यूट्यूब वीडियो, और इससे दूसरे बंदे की भी हेल्प हो जाएगी और इसका कहीं ना कहीं सवाब तुम्हें भी मिल जाएगा और ये तुम्हारे लिए सबसे जारिया होगा। तो इसी के साथ तुम मेरे लिए दुआ करते रहना और अपने लिए भी दुआ करते रहना एग्जाम के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह।